चलिए आज की स्टूडियो में चलते हैं समय में बहुत पीछे और गैलेक्सी में बहुत दूर, जहां पर लाइट सेवर्स की लड़ाई भी होगी और मिलेनियम फैल्कन की सवारी भी। बस मेक श्योर कर लीजिएगा कि फोर्स की काली छाया आप पर न पड़े। जी हाँ, आज की इस 15 फैक्ट की वीडियो में आप जानेंगे स्टार वॉर्स की सबसे पहले रिलीज हुई ट्रिलॉजी सीक्वल मूवीज के बारे में, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जिसके लिए आप में से बहुतों ने मुझे कमेंट किया था। थैंक यू यार आप सभी का इस टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए। स्टार वॉर्स हॉलीवुड में साइंस फिक्शन मूवीज के अंदर एक पिनिकल है जो पिछले 43 सालों से चला आ रहा है और ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिटिकली और फाइनेंशियली सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वैसे आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा क्या क्या? आपको पता चलेगा कि जॉर्ज लुकस किस जापानीज मूवी से स्टार वॉर्स के लिए इंस्पायर हुए थे, स्टार वॉर्स के कैरेक्टर्स पहले किस तरह से दिखने वाले थे, कौन कौन से मामूली चीजों को मिलाकर बनाया गया है लाइट सेबर, और इस सीरीज के आइकॉनिक साउंड्स को किस तरह से डिजाइन किया गया था। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर बात की जाए स्टार वॉर्स सागा के इंस्पिरेशन की, तो फिल्म मेकर जॉर्ज लुकस बहुत सारी कहानियों से इंस्पायर्ड हुए हैं, जिसमें वो जोसेफ कैम्पबेल की द हीरो विद द 1000 फेसेस नॉवेल से इंस्पायर्ड हुए हैं, जो बेसिकली एक इंसान की सुपरनेचुरल एडवेंचर्स की कहानी पर बेस्ड है। इनके अलावा स्पेसिफिकली 1955 की अकीरो कुरोसावा की मूवी द हिडन फोर्ट्रेस से वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे और वो इस कहानी के छोटे मोटे प्लॉट डिवाइसेस का स्टार वॉर्स के अंदर भी इस्तेमाल कर चुके हैं, जहां पर वो स्पेसिफिकली प्रिंसेस लिया, R2D2 और C-3PO के कैरेक्टर्स के लिए इसी मूवी से इंस्पायर्ड थे। यहाँ तक कि स्टार वॉर्स में यूज किया जाने वाला जेडाई वर्ड का नाम भी जापानीज वर्ड जेडाई गेकी नाम से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब पीरियड ड्रामा होता है, और द हिडन फोर्ट्रेस भी एक पीरियड ड्रामा मूवी है। 1973 आते आते जॉर्ज लुकस ने इसे 13 पेज की कहानी में डेवलप कर लिया, जहां पर वो इसे यूनिवर्सल स्टूडियोज और यूनाइटेड आर्टिस्ट स्टूडियो के पास लेकर गए, पर दोनों स्टूडियोज ने उन्हें मना कर दिया, बावजूद इसके कि वो अपनी मूवी अमेरिकन ग्रेफिटी के लिए उसी साल ऑस्कर्स में बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट हुए थे। स्टूडियो के हिसाब से ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टोरी थी। जब इलस्ट्रेटर राल्फ पिक्यूरी ने स्टार वॉर्स के 21 स्केचेस को बनाकर फॉक्स के सामने रखा, तो इन्हीं स्केचेस के दम पर फॉक्स ने जॉर्ज लुकस को उस समय अपनी मूवी बनाने के लिए $10 मिलियन दिए, और इन्हीं स्केचेस का हिस्सा मूवी के कई सारे आइकॉनिक सीन्स भी थे। और इसी के बाद जॉर्ज लुकस ने अपनी 200 पेजेस की स्क्रीन प्ले को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें लास्ट की सेकंड और थर्ड एक्ट्स 2 और मूवी बन गई, और इसी तरह से आई स्टार वॉर्स एपिसोड 4, 5 और 6। अब चलिए बात करते हैं कि आखिरकार फाइनल मूवी बनने से पहले इस सीरीज में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के प्रोटैगनिस्ट यानी लीड कैरेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर ल्यूक स्काईवॉकर का नाम ओरिजिनली ल्यूक स्टारकिलर होने वाला था, और बेसिकली वो एक 18 साल की फीमेल होने वाली थी, पर मूवी के आने तक इस कैरेक्टर का जेंडर मेल कर दिया गया। वहीं पर हान सोलो एक मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला था, जिसकी ग्रीन स्किन होती, नाक चपटी होती और उसके मछलियों की तरह गिल्स होते। वहीं पर योडा बेसिकली एक मंकी होने वाला था, जो बेसिकली एक फेस मास्क के साथ दिखता। बट 2001 अ स्पेस ओडिसी मूवी के एक टीम मेंबर ने जॉर्ज लुकस को सलाह दिया कि बंदरों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने योडा को नए तरीके से डेवलप किया। वहीं पर इस सीरीज के बाल कलाकार यानी चुबाका को कपड़े पहने हुए दिखाया जाना था, बट फाइनली स्टार वॉर्स की टीम ने डिसाइड किया कि इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के कास्टिंग की कहानी, जो बहुत ही मजेदार होने वाली है। पहले ओबी-वॉन केनोबी के रोल के लिए द हिडन फोर्ट्रेस मूवी के ही एक्टर तोशिरो मिफुने को कास्ट किए जाने का प्लान था, लेकिन फाइनली इसका रोल एलेक गिनीज ने किया, जिन्हें ओरिजिनली ये रोल बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वहीं पर हान सोलो के कैरेक्टर के लिए ग्लेन ट्रूमैन को फाइनलाइज कर लिया गया था, लेकिन आगे जाकर इस कैरेक्टर को वाइट कर दिया गया, जिसके कारण एल पचिनो, जैक निकोलसन, रॉबर्ट डिनेरो और बर्ट रेनॉल्ड जैसे एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन इन सब ने इस रोल को मना कर दिया और हैरिसन फोर्ड को कास्ट कर लिया गया, जो स्क्रीन टेस्ट पर इस कैरेक्टर की सिर्फ लाइन पढ़ने आए थे। ऐसी ही सेम चीज प्रिंसेस लिया का रोल प्ले करने वाली कैरी फिशर के साथ हुआ, और उनसे पहले फेरा फॉसेट, जोडी फॉस्टर और क्रिस्टियन बरिन्स्की जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस को कास्ट किया जा रहा था। वहीं पर ल्यूक स्काईवॉकर के रोल के लिए मार्क हैमिल से पहले रॉबर्ट इंग्लैंड इस रोल के लिए ऑडिशन देने गए थे, पर जब उन्हें रोल नहीं मिला तो उन्होंने अपने रूममेट मार्क हैमिल को इस रोल को सजेस्ट किया। वहीं पर डार्थ वेडर का रोल 2 लोगों ने किया है, जहां पर फॉर्मर इंग्लिश बॉडी बिल्डर डेविड प्रॉस ने
डार्थ वेडर के बॉडी डबल बने, वहीं पर जेम्स अर्ल जोन्स डार्थ वेडर के वॉइस एक्टर बने। वहीं पर चुबाका का रोल पीटर मेह्यू को उनकी हाइट की वजह से मिला था और वो इससे पहले यॉर्कशायर इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में काम करते थे। इस सीरीज में कई सारे नॉन इंग्लिश नाम हैं और यकीन मानिए इन्हें ऐसे ही नहीं रख दिया गया है, ये कहीं न कहीं से इंस्पायर्ड जरूर हैं। फॉर एग्जाम्पल डच में डार्थ वेडर का मतलब डार्क फादर है, वहीं पर योडा का नाम संस्कृत के योद्धा शब्द से इंस्पायर्ड है। वहीं पर ल्यूक वर्ड लूकस से लिया गया है जिसका मतलब अ मैन फ्रॉम लुकेनिया होता है जो इटली में है। वहीं पर ओबी-वान में ओबी जापानीज किमीनो को बांधने वाले शैश को कहते हैं। कैन का मतलब तलवार होता है, वहीं पर वान सान की तरह है जो जापानीज में किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है। वहीं पर प्रिंसेस लिया का नाम इंस्पायर्ड है जॉन कार्टर की प्रिंसेस देजा से और वहीं पर हान कॉमन जॉन शब्द से इंस्पायर्ड है। इस सीरीज में बहुत कुछ एपिक है इंक्लूडिंग इस सीरीज के साउंड्स और इन सब को डिजाइन किया है बेन बर्ट ने, जिनसे खास तौर पर फ्यूचरिस्टिक साउंड डिजाइन की मांग की गई थी, जहां पर उन्होंने सबसे पहले R2-D2 की आवाज को एक बेबी की आवाज को मैनिपुलेट करके बनाया था जिसे उन्होंने खुद परफॉर्म किया है। वहीं पर डार्थ वेडर के ब्रीथिंग को स्कूबा डाइवर्स के ब्रीथिंग पैटर्न से बनाया गया है। वहीं पर लाइट सेबर का आइकॉनिक साउंड बनाना बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था, जिसके लिए एक फिल्म प्रोजेक्टर के साउंड को मिक्स किया गया पुराने जमाने के आइडल टीवी के साउंड से और वुश का साउंड इसी साउंड को प्ले करके माइक्रोफोन को इधर उधर करके रिकॉर्ड किया गया था। वहीं पर इस सीरीज में सुनाई दिए ब्लास्टर्स और लेजर्स की आवाज स्ट्रेट वायर केबल्स को स्ट्राइक करके निकाली जाती थी और चुबाका की आइकॉनिक रोर बेसिकली कॉम्बिनेशन है बेयर, लॉयन, वॉलरस और बैजर के वोकलाइजेशन का। भाई स्टार वॉर्स की बात हो रही है और आइकॉनिक लाइट सेबर्स की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर अगर पहले बात करें ल्यूक स्काईवॉकर के लाइट सेबर के बारे में तो बेसिकली उसके लाइट सेबर का हैंडल कुछ और नहीं बल्कि ये बेसिकली गारा फ्लेक्स 3 सेल कैमरा का फ्लैश ट्यूब है जिसमें रबर ग्रिप लगा के इसे मॉडिफाई किया गया है। वहीं पर डार्थ वेडर का भी लाइट सेबर एक फ्लैश ट्यूब ही है पर इसमें कार वाइपर्स का इस्तेमाल किया गया है इसके ग्रिप्स के लिए। वहीं पर ओबी-वान केनोबी का लाइट सेबर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसे फ्लैश ट्यूब की मदद से बनाया तो गया ही है बट साथ ही साथ इसका एक हिस्सा ब्रिटिश रॉड ग्रेनेड से बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यही फ्लैश ट्यूब्स प्रोडक्शन डिजाइनर रॉबर्ट क्रिश्चियन को कबाड़ में मिले थे और जब मूवी आई तो इन फ्लैश ट्यूब्स की सेल्स और भी ज्यादा बढ़ गईं। वहीं पर अगर बात की जाए हान सोलो के पिस्टल की तो ये बेसिकली 19th सेंचुरी का माउजर C96 ब्रूम हैंडल पिस्टल है। अब चलिए बात करते हैं स्टार वॉर्स के एम्पायर के नाजी कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉर्म ट्रूपर्स का आइडिया जॉर्ज लूकस को नाजी आर्मी के स्टर्मा बटालियन से आया है जिसका इंग्लिश में बेसिकली मतलब था स्टॉर्म ट्रूपर्स और ये नाजी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने के लिए जाने जाते थे। वही नहीं जॉर्ज लूकस यहाँ पर उनके फेशियल मास्क और हेलमेट से भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्होंने इस चीज को अपने स्टॉर्म ट्रूपर्स के डिजाइन में काफी बेहतरीन ढंग से इंप्लीमेंट किया था। वहीं पर डार्थ वेडर के कैरेक्टर के लिए वो स्पेसिफिकली हिटलर से इंस्पायर्ड थे। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के सबसे फेवरेट ड्रॉइड्स C-3PO और R2-D2 के बारे में। अर्लियर ड्राफ्ट के हिसाब से R2-D2 पहले बोलने वाला था लेकिन ये एक नॉन ह्यूमनॉइड ड्रॉइड था जिसके कारण इसकी स्पीच को टेक्निकल साउंड से रिप्लेस कर दिया गया। वहीं पर इन रियलिटी ये एक फुल्ली ऑटोनोमस ड्रॉइड नहीं था और इसे अंदर से इंग्लिश एक्टर कैनी बेकर ऑपरेट किया करते थे। C-3PO भी बेसिकली गोल्डन सूट के अंदर एक ह्यूमन था और इसका पार्ट इंग्लिश एक्टर एंथनी डैनियल्स प्ले करते थे। लेकिन भले ही R2-D2 और C-3PO स्टार वॉर्स मूवीज के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स थे पर असलियत में एंथनी डैनियल्स के हिसाब से कैनी बेकर बहुत ही ज्यादा रूड थे और वो उनसे अच्छे से बिल्कुल भी पेश नहीं आया करते थे। स्टार वॉर्स जैसी ही दुनिया भर में हिट हुई कैरी फिशर और मार्क हैमिल ने 2 और आने वाली मूवीज के लिए तुरंत साइन कर दिया पर यहाँ पर हैरिसन फोर्ड सेकंड मूवी के बाद रिटर्न नहीं करना चाहते थे। उनके हिसाब से हान सोलो की कहानी कंप्लीट हो चुकी थी। यही कारण है कि उनके कैरेक्टर को एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में कार्बोनाइट कर दिया गया था क्योंकि जॉर्ज लुकस को ये बात नहीं मालूम थी कि वो वापस आएंगे कि नहीं। फाइनली उन्हें तीसरी मूवी के लिए कन्विंस कर ही लिया गया जहां पर हान सोलो ने एंडोर की लड़ाई में हिस्सा लिया और एज ऑफ रिबेलियन का एक हीरोइक एंड हुआ। अब चलिए बात करते हैं जेडाइज के गुरुदेवों के गुरुदेव यानी जेडाई मास्टर योडा के बारे में। क्या आपको योडा का पूरा नाम मालूम है? ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से योडा का पूरा नाम मिंच योडा है और राइटिंग के अर्ली स्टेजेस में
योडा का नाम बफी भी था। योडा को आवाज दी थी फ्रैंक ओज ने, जो पहले मपेट्स की टीवी सीरीज में मपेट्स को आवाज दिया करते थे। योडा के सीन्स को शूट करने के लिए 3 पपेटियर्स का सहारा लेना पड़ता था। योडा की उम्र स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में 900 साल थी जब उनकी डेथ रिटर्न ऑफ द जेडाई में हुई थी। हमें अब तक स्टार वॉर्स में योडा की स्पीसीज से 2 और कैरेक्टर दिख चुके हैं, जिसमें पहले एक फीमेल थी जो एपिसोड 1 में जेडाई हाई काउंसिल का हिस्सा रह चुकी हैं, और दूसरा हमें दिखा है स्टार वॉर्स के डिज्नी प्लस सीरीज की मैंडलोरियन टीवी सीरीज में बेबी योडा, जिसकी अभी से ही उम्र 50 साल है। और इन तीनों के तीनों योडास की ओरिजिन कैसे हुई ये किसी को भी नहीं मालूम है। एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के डार्थ वेडर का रेवलेशन काफी ज्यादा शॉकिंग था, और जॉर्ज लुकस ने सिर्फ और सिर्फ मार्क हैमिल को ही बताया था कि डार्थ वेडर उसके कैरेक्टर लूक स्काईवॉकर का पिता है। बाकी सबको यही लग रहा था कि एनाकिन स्काईवॉकर को डार्थ वेडर ने मारा था और उसकी हत्या की थी, और कई सारे कास्ट मेंबर्स को भी इस चीज को जानने के बाद शॉक लगा था। जॉर्ज लुकस के पास इससे भी खतरनाक प्लान था, जहाँ पर जॉर्ज लुकस के मन में इनिशियल प्लान चल रहा था कि ल्यूक स्काईवॉकर अपने पिता की तरह ही एक डार्क सिथ बन जाएगा और अपने पिता के हेलमेट को पहनकर बोलेगा नाउ आई एम वेडर। बट बेसिकली यही चीज मूवी के हर प्रिंसिपल पर पानी फेर दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर फोर्स की काली छाया यानी डार्क साइड जीत जाती। इसीलिए जॉर्ज लुकस ने इस चीज को बदल दिया। अब चलिए बात करते हैं कुछ बिहाइंड द सीन स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में। तो फेमस स्टार वॉर्स मूवीज का इंट्रो बेसिकली इंस्पायर्ड था फ्लैश गॉर्डन टीवी सीरीज के इंट्रो से, और इसे करने के लिए 6 फीट लंबे पेपर शीट पर उस इंट्रो को लिखकर कैमरा के सामने चलाया जाता था। वहीं पर बड़े बड़े प्लेन सेट्स और व्हीकल्स को दिखाने के लिए छोटे स्केल मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता था, और इस सीरीज में उस समय एनिमेशन के लिए स्टॉप मोशन का इस्तेमाल किया गया है। और इस मूवी सीरीज में स्टार फाइटर्स उनके फाइट्स को कोरियोग्राफ करने के लिए जॉर्ज लुकस ने वर्ल्ड वॉर 2 का एक आर्काइव्ड डॉग फाइट फुटेज का सहारा लिया था। वहीं पर जाबा द हट इस सीरीज का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पपेट था, जिसे बनाने में $50,000 का खर्चा आया था, और इसे चलाने के लिए इसके अंदर 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी, और बाहर इसके 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी इसके अलग अलग फीचर्स को रिमोट कंट्रोल की मदद से संभालने के लिए। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के अचीवमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मूवी यानी कि स्टार वॉर्स एपिसोड 4 ने 11 मिलियन के बजट पर उस समय $775 मिलियन कमाए, जो आज के जमाने में भी बहुत बड़ा माइलस्टोन है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आज के इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट किया जाए तो ये अमाउंट बिलियंस तक पहुंच सकता है। वहीं पर दूसरी मूवी ने 23 मिलियन के बजट पर $547 मिलियन कमाए, और तीसरी मूवी ने $32.5 मिलियन की बजट पर 475 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। वहीं पर अगर बात की जाए क्रिटिकल अचीवमेंट की, तो इसकी पहली मूवी को ऑस्कर के 11 नॉमिनेशंस में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें इसने बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और स्पेशल अचीवमेंट एकेडमी अवार्ड के लिए ऑस्कर जीता। वहीं पर दूसरी मूवी 4 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई, जिसमें से इसने बेस्ट साउंड मिक्सिंग और स्पेशल अचीवमेंट एकेडमी अवार्ड जीता। वहीं पर तीसरी यानी कि एपिसोड 6 5 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई, जिसमें से इसने स्पेशल अचीवमेंट एकेडमी अवार्ड जीता। भले ही जॉर्ज लुकस का ये बहुत बड़ा सपना था, पर अगर सच कहा जाए तो उन्हें अपने ही सपने पर उतना यकीन नहीं था। जहां पर अपनी ही कंप्लीट मूवी को देखने के बाद उन्हें लगा था कि उनकी पिक्चर फ्लॉप होने वाली है। यहाँ तक कि उन्होंने इस मूवी को अपने कुछ डायरेक्टर दोस्तों को दिखाया था, और उनका भी यही मानना था कि ये पिक्चर नहीं चलेगी। लेकिन एक आदमी था जिसे यकीन था कि ये मूवी बहुत ज्यादा हिट होने वाली है, और वो थे जॉर्ज लुकस के बेस्ट फ्रेंड और मशहूर फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने मूवी देखने के बाद ये बोल दिया था कि ये मूवी दुनिया भर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। फिर भी जॉर्ज लुकस को ऐसा लगा कि वो उनके दोस्त हैं, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, और मूवी के रिलीज होते ही जॉर्ज लुकस ने इस मूवी के प्रीमियर को अटेंड ही नहीं किया, और वो हवाई में छुट्टियां मनाने चले गए। और जब वो लौटे तो उन्हें पता चला कि ये मूवी सचमुच रिकॉर्ड बना रही है। सो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग ओरिजिनल स्टार वॉर्स ट्रिलॉजी फैक्ट्स। स्टार वॉर्स का यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं इसके हर एक कैरेक्टर, लोकेशन और इवेंट्स पे डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। इसीलिए कंफ्यूजन को कम रखने के लिए मैं पर ट्रिलॉजी के हिसाब से चलूंगा, और बाकी के ट्रिलॉजी पर भी दूसरी वीडियोस आएंगी। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में एम रखते हैं 1500 लाइक्स का। कमेंट करिए कि आपको इस वीडियो के कौन कौन से फैक्ट्स पसंद आए, और अगर आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। इसके अलावा अगर हो सके तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।